अब तक बस्तर में लगातार जवानों को माओवादियों के ऊपर लगातार सफलता मिल रही थी और अब बस्तर के बाद मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जो क्षेत्र हैं वहां पर कल जवानों को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसजेडसी मेंबर विजय रेड्डी और लोकेश सलाम जो कि डीवीसीएम था उसे कल मार गिराया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बस्तर से संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय भैया, बहुत बड़ी सफलता कल हासिल हुई है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में, कितनी बड़ी सफलता है ये? देखिए, लगातार हम देख रहे थे कि बस्तर के अलग अलग इलाकों में फोर्स लगातार नक्सलियों पर बड़े हमले कर रही है और इस एनकाउंटर में कई बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। कल जो खबर आई मोहला मानपुर से, उसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। दोनों की प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कैडर है नक्सल संगठन के लिए। पहला नाम जो आता है वो है विजय रेड्डी का, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है। दूसरा नाम है लोकेश सलामे का, जो डीवीसी मेंबर है। दोनों की प्रोफाइल पुलिस ने जारी कर दी है। दोनों के शव लेकर कुछ ही देर पहले पुलिस जो है वो मुख्यालय पहुंची और वहां पर प्रेस के सामने इन दोनों के शवों को और इनके पास जो हथियार मिले हैं उसे पेश किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे घटना को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें पुलिस ने क्या लिखा है। पुलिस ने लिखा है कि जिला पुलिस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के द्वारा जिला को नक्सल मुक्त करने हेतु नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस को बंडा पहाड़ के पास ये जानकारी मिली कि वहाँ नक्सलियों की मौजूदगी है और यहाँ फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। पुलिस ने ये भी लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि यहाँ नक्सली स्वतंत्रता दिवस के लिए यानी कल 15 अगस्त के लिए किसी तरह का उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें डीआरजी के जवान प्रमुख रूप से शामिल थे। अब फोर्स ने इसके आगे लिखा है या पुलिस ने इसके आगे लिखा है कि बंडा पहाड़ जो कि जिला कांकेर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के सीमा क्षेत्र में स्थित है। बंडा पहाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है सौरभ। इससे पहले कई बार हम बंडा पहाड़ का नाम सुनते आए हैं। बंडा पहाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी के बड़े प्रमाण जो है इससे पहले मिलते आए हैं। ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है और ये बिल्कुल कांकेर और मोहला मानपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यही वजह है कि इस इलाके में ये नक्सलियों के कॉरिडोर के तौर पर भी काम करता था। साथ ही क्योंकि बहुत ही घना और बड़ा वृहद क्षेत्र है, जैसे हमने कर्रे गुट्टा का पहाड़ देखा था जो कि बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पे था, बिल्कुल वैसे ही पहाड़ है बंडा पहाड़, जिसमें नक्सलियों की मौजूदगी थी। और विजय रेड्डी जो कि बहुत लंबे वक्त से इस इलाके में सक्रिय था, वो यहाँ पर बैठकर पूरे इस इलाके में नक्सल संगठन को संचालित करता था। यही वजह है कि फोर्स ने पहले भी कई बार यहाँ विजय रेड्डी और उसके साथियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार विजय रेड्डी बच निकलता था। इस बार लेकिन फोर्स ने उसे घेर लिया और उसका एनकाउंटर भी कर दिया है। सौरभ जी भैया, बंडा पहाड़ के बारे में आप बता रहे थे और विजय रेड्डी जो कि आरकेबी जो डिवीज़न है उस एरिया का, उसका हेड माना जाता है। और बंडा पहाड़ पहले भी नक्सलियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन अब जब विजय रेड्डी मारा गया है और आरकेबी डिवीज़न का जो हेड था ये विजय रेड्डी, इसके बाद फिर वहाँ पर अब नक्सलियों की कैसी स्थिति हो सकती है? देखिए, क्योंकि इस इलाके में कोई भी सेंट्रल कमेटी मेंबर सक्रिय नहीं था, इस इलाके में जो विजय रेड्डी है वही सबसे प्रमुख माओवादी नेता था। इसके अलावा क्योंकि जो डिविजनल कमेटी यहाँ की है उसका प्रमुख था लोकेश सलामे। ऐसे में इन दोनों नक्सलियों के मारे जाने के बाद एक बात तो तय है कि ये जो आरकेबी डिवीज़न जो इनका है, राजनांदगांव कांकेर से जुड़ा हुआ डिवीज़न जो है इनका, जो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण इनके लिए इसलिए है क्योंकि देखिए इसी रास्ते से अगर बस्तर के किसी नक्सली को बालाघाट जाना है यानी एमएमसी जोन में जाना है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का जो इलाका है, तो उसे इसी इलाके से होकर जाना होता था। ये नक्सलियों का सबसे सेफ पैसेज था। ऐसे में अगर इस लेवल के बड़े कैडर मारे जाते हैं तो एक बात तो तय है कि जो नक्सल संगठन लगातार नेतृत्व विहीन हो चुका है, बड़े इसके कैडर्स मारे गए हैं। ऐसे में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है और अब इनका आरकेबी डिवीज़न जो है वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ है। पुलिस ने इसके आगे इसमें लिखा है कि जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली कि बंडा पहाड़ में विजय रेड्डी अपने साथियों के साथ है, तो अंबागढ़ चौकी पुलिस, डीआरजी के जवान और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया। लगभग 5 से 6 घंटे तक कॉर्डन और सर्च के बाद, देखिए जो हम लगातार कहते हैं कि फोर्स की ये नई रणनीति जो है ये बहुत ज़्यादा फिलहाल कारगर साबित हुई है, जिसे हम कहते हैं कॉर्डन सर्च एंड किल, यानी कि पहले एक बड़े इलाके को घेरिए,
धीरे धीरे आगे बढ़िए सर्च करते हुए, और जैसे ही नक्सलियों से आपका सामना हो तो उनका इनकाउंटर करिए। इसी रणनीति को इस बार यहाँ भी फोर्स ने आजमाया, और देखिए उसमें इन्हें सफलता ही मिली। इसमें उन्होंने लिखा है कि 5-6 घंटे तक कॉर्डन और सर्च का काम चलते रहा, यानी कि उस इलाके को घेरने के बाद लगभग जवान 5 से 6 घंटे तक इस इलाके की खाक छानते रहे। इसके बाद जब पुलिस ने आगे लिखा है कि जैसे ही डीआरजी की टीम को नक्सलियों ने पास आते देखा, नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। और ये पुलिस हर बार इस बात को लिखती है क्योंकि ये ज़रूरी भी है उनके लिए लिखना, क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि पहली गोली जो है पुलिस रक्षात्मक होती है, यानी पहली गोली पुलिस की ओर से ना चले। तो पुलिस ने लिखा है कि यहाँ नक्सलियों ने पुलिस को मारने के लिए उन पर हमला किया, हथियार लूटने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने हेतु प्रेरित किया। इसके बावजूद नक्सलियों द्वारा लगातार पुलिस पर फायरिंग जारी रही, जिसके फलस्वरूप पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी। जो मैं कह रहा था अभी कि पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, और इसके बाद जब उन्होंने लंबी फायरिंग यहाँ चली दोनों ओर से। इसके बाद जब इलाके की जांच की गई तो वहाँ उन्हें 2 पुरुष माओवादियों के शव मिले। जब इनकी जांच हुई तो इसमें पहला शव मिला विजय रेड्डी का, जिसका नाम सुगुलूरी चिन्ना भी है, उर्फ नगन्ना भी है, उर्फ शंकर भी है, जो कि दंडकारी स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है। इसके अलावा दूसरा जो माओवादी था वो था लोकेश सलामे उर्फ हर सिंह, जो कि डिविजनल कमेटी सेक्रेटरी है। इनके ऊपर जो इनाम की राशि थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इनके पास जो हथियार मिले बता देता हूँ सौरभ। इनके पास से एक इंसास राइफल और एक 303 राइफल मिली है। इसके ऊपर जो विजय रेड्डी के ऊपर जो इनाम था, उस इनाम की राशि को अगर आप देखेंगे तो एक बात उस पर खास नज़र आती है। छत्तीसगढ़ में 25 लाख, महाराष्ट्र में 25 लाख, आंध्र प्रदेश में 20 लाख और तेलंगाना में 20 लाख, कुल 90 लाख रुपए का इनाम था। आमतौर पे हम देखते हैं कि किसी भी स्पेशल जोनल कमेटी या स्टेट कमेटी मेंबर पर 25 लाख से लेकर 40 लाख तक का इनाम होता है। ऐसे में विजय रेड्डी कितना महत्वपूर्ण कैडर था ये समझिए कि उसके ऊपर 4 राज्यों ने मिलाकर 90 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा जो लोग संजय भैया मैं ये बोल रहा था कि अभी इससे पहले इस क्षेत्र में जो नक्सली मूवमेंट नहीं देखे जाते थे, लेकिन अभी जब माड़ के क्षेत्र में, क्योंकि आप बता रहे हैं ये कांकेर से लगा हुआ क्षेत्र था, तो माड़ के क्षेत्र में जब ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग माड़ के ही क्षेत्र से मूव करके इस तरफ आए हों? नहीं, देखिए इस इलाके की अगर बात करें, पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखिए लोकेश सलामे पे भी 26 लाख रुपए का इनाम था, और वो डिविजनल कमेटी सेक्रेटरी था। डिविजनल कमेटी सेक्रेटरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो उस इलाके में जो पूरा डिवीज़न है उसका संचालन करता था। आपने जो बात कही कि क्या ये नक्सली कहीं और से आए थे या दबाव की वजह से आए थे, ऐसा नहीं है। जो ये ख़ास तौर पे मोहला मानपुर का ये जो क्षेत्र है, ये इलाका नक्सलियों का हमेशा से ही बहुत मजबूत कर रहा है। हमें 12 जुलाई 2009 की उस घटना का जिक्र भी करना चाहिए जब मदनवाड़ा में नक्सलियों ने बहुत बड़ा हमला किया था। 29 जवान शहीद हुए थे, और पहली बार इतिहास में किसी जिले के एसपी की इस घटना में मौत हुई थी। उस वक्त नांदगांव के एसपी थे शहीद विनोद चौबे जी, विनोद चौबे उनकी भी इस घटना में मौत हुई थी। तो सोचिए ये इलाका जो है ये नक्सलियों को कितना मजबूत गढ़ हुआ कि यहाँ उन लोगों ने इतना बड़ा एम्बुश लगाया कि उसमें फंसकर किसी जिले के एसपी ने भी अपनी शहादत दी थी। ऐसे में आप समझिए कि इलाका जो है नक्सलियों का कितना मजबूत गढ़ था। और इस इलाके में विजय रेड्डी और ये लोकेश जैसे जो नक्सली थे, ये लंबे वक्त से अपना राज चला रहे थे। पुलिस ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो बंडा पहाड़ जो है, बंडा पहाड़ नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल कर्रेगुटा जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत बड़ा वन क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ जब भी पुलिस जाती थी तो नक्सलियों के पास बहुत सारे ऐसे एग्जिट पॉइंट होते थे जहाँ से नक्सली भाग जाते थे, या फिर जवानों पे बड़े हमले करते थे, या फिर उनके एम्बुश में जवान भी कई बार फंसे हैं। जैसे जो हम 12 जुलाई 2009 की घटना की बात कर रहे हैं उसमें भी यही हुआ था। पुलिस को एक सूचना मिली थी, पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ वो नक्सलियों के एम्बुश में फंस जाती है। इसके बाद भी कई बार हमने देखा कि यहाँ पर फोर्स ने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, कई नक्सली मारे भी गए, लेकिन विजय रेड्डी और लोकेश जैसे नक्सली जो है वो हर बार बच निकलने में कामयाब होते आए थे। तो देखिए नक्सलियों ने डिवीज़न के हिसाब से नक्सलियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। तो विजय रेड्डी और लोकेश की जिम्मेदारी ही थी इस मोहला मानपुर इलाके में जो डिविजनल कमेटी है, जिसे हम आरकेबी कहते हैं, उसे लीड करना, उसे संभालना और यहाँ पर नक्सल गतिविधियों को अंजाम देना। सौरभ जी, तो अभी जब आरकेबी जो डिवीज़न है जिसका हेड था विजय रेड्डी, इनका काम जो आपने बताया कि बहुत
पासिंग करवाना, बालाघाट के डिवीज़न तक भी ले जाना। तो अब क्या स्थिति है आरकेबी डिवीज़न की? क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आरकेबी जो डिवीज़न है वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे हो? देखिए, मेरी वहाँ कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी। उनका कहना था कि लगभग वहाँ 40 से 50 हथियारबंद नक्सली सक्रिय हैं। उन्हें लीड यही 2 नक्सली करते थे, विजय रेड्डी और लोकेश। लेकिन अभी भी वहाँ पर एरिया कमेटी सेक्रेटरी और डिविजनल कमेटी के कई मेंबर्स अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में ऐसा कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि उस इलाके में आरकेबी डिवीज़न जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी भी वहाँ ऐसे नक्सली मौजूद हैं जो इस इलाके में उस संगठन को आगे या उस डिविज़नल कमेटी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्योंकि इलाका जो है ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ऐसे में हमने देखा है कई बार कि महाराष्ट्र के भी कई नक्सली कैडर जो है वो इस इलाके में आकर सक्रिय रहते हैं। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस जो नुकसान नक्सली को हुआ है उसकी भरपाई के लिए जल्द ही किसी सीनियर कैडर को वहाँ भेजा जाएगा, या फिर जो डिविज़नल कमेटी मेंबर्स वहाँ के जो हैं उनमें से किसी को प्रमोट कर वहाँ नई जिम्मेदारी दी जाएगी। सौरभ जी भैया, लगातार देखा जा रहा था कि जो बस्तर का क्षेत्र था, चाहे वो माड़ का क्षेत्र देख लीजिए, सुकमा देख लीजिए, दंतेवाड़ा देख लीजिए या बीजापुर देख लीजिए, उस तरफ पे लगातार ऑपरेशन जारी थे और लगातार सफलताएं भी मिल रही थी। लेकिन अब जब देखा गया है कि मानपुर के क्षेत्र में भी अब सफलता मिली है, यानी कि अब चारों तरफ से ऐसे नक्सलियों को घेरा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि जवान अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में वही काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर इस इलाके की बात करें तो क्योंकि बस्तर में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, जो गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2025 को जो सूची जारी की थी उसमें गृह मंत्रालय ने कहा था कि देश की जो 6 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें से 4 बस्तर में हैं, जिसमें से सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर शामिल हैं। कांकेर से लगा हुआ ही मोहला मानपुर है। मोहला मानपुर को फिलहाल चिंताजनक जो जिले हैं उनकी सूची में रखा गया है, यानी कि ऐसा जिला जहां नक्सल गतिविधि तो है लेकिन वो काफ़ी हद तक कम है। हम ये भी देख रहे थे पिछले दिनों में कि नक्सली यहाँ मौजूद थे लेकिन किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने से बच रहे थे। ये नक्सलियों की ये उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें नक्सली चाहते हैं कि वो अगर फोर्स का दबाव बढ़ जाए तो वो बैकफुट पे चले जाते हैं। वो कुछ देर ऐसे मोड पे आते हैं कि उनसे नज़र सबकी हट जाए, लेकिन फोर्स की नज़र हर एक नक्सली पर है। ये बात तो साफ है कि नक्सली किसी भी इलाके में छुपे हो वहाँ घुसकर फोर्स उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दूसरी बात, क्योंकि ये इलाका भी बिल्कुल बस्तर से के जैसे इलाका है, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, ऐसे में इसे जो ऑपरेशन मानसून है उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कल भी जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब भी वहाँ तेज बारिश हो रही थी। इसके बावजूद जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की, 2 नक्सलियों को ढेर किया, उनके 100 हासिल भी कर लिए। क्योंकि इलाके में लंबी फायरिंग चली है तो हो सकता है कि जब नक्सली इस पूरे घटना की विज्ञप्ति जारी करें तो इस घटना से जुड़ी हुई कुछ और खुलासे करें। हमने देखा है कि पिछले कुछ घटनाओं में नक्सलियों ने फिर खुद स्वीकार किया है कि इस तरह की मुठभेड़ में उन्हें और ज़्यादा नुकसान हुआ हो। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि जब नक्सली खुद इस घटना को लेकर विज्ञप्ति जारी करेंगे तो इसमें कुछ और खुलासे हो सकते हैं। सौरभ जी ठीक है संजय भैया, आपने बताया कि चाहे कहीं पर भी हो ये ऑपरेशन लगातार चलते रहेंगे और नक्सलियों को चारों तरफ से घेर के और हर दिशा में मारा जाएगा या खत्म किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो डेडलाइन है मार्च 2026 की, जवानों को उसे पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, सारी जानकारी के लिए। हम ऐसे ही आगे जुड़ते रहेंगे और माओवाद, बस्तर और नक्सली से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी ऐसे ही दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।